सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अज्ञात केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी का पार्ट नंबर 2, जहाँ पर हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस बाय मैट्रिक्स। तो हम सिमेट्री ऑपरेशंस को मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं सिमेट्री ऑपरेशंस हमारे पास कौन से थे। तो सिग्मा हमारे पास था, Cn था, I था और Sn था। सिग्मा बेसिकली हमारा प्लेन ऑपरेशन होता है, Cn होता है रोटेशनल ऑपरेशन, I इज इन्वर्जन, Sn इज रोटेशन प्लस प्लेन बोथ। तो पहले हम समझने वाले हैं सिग्मा ऑपरेशन के बारे में। तो सिग्मा ऑपरेशन काम करता कैसे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे CO2 का, इस तरह से। तो मैं इसे O1 इसे O2 कह देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिग्मा ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ इस एक्सिस के थ्रू, यहाँ पे इस प्लेन में। तो इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन्स है वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे, यानी कि इस प्लेन में जब मैंने लगाया तो ये दोनों ऑक्सीजन आपस में रिफ्लेक्ट हो गए। तो अब हम समझेंगे इसी ऑपरेशन को ग्राफिकली। तो लेट अस मेक एक्सिस हियर। तो ये x, ये z, ये y। तो मैंने पॉइंट लिया है स्पेस में कहीं, इस पॉइंट को मैं r बोल देता हूँ। तो जो r है वो रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और z1 को। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ सिग्मा ऑपरेशन xy प्लेन के थ्रू, यानी कि इस प्लेन के थ्रू मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। तो इसमें क्या होगा कि जो ये r है ये माइनस z की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज इसके नीचे की तरफ यहाँ पे माइनस z होगा, यहाँ पे मेरे पास माइनस x है और पीछे मेरे पास माइनस y होगा। तो जब मैं इसको xy प्लेन पे लगाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जो पोजीशन है r की स्पेस में वो z के थ्रू इन्वर्ट हो गई है। तो एज यू कैन सी हियर नाउ, तो ये अब माइनस z में आ चुका है। तो अब जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है r के वो बन जाते हैं x1, y1 और माइनस z1। अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को सिंपली x2, y2 और z2 कहता हूँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि x2, y2, z2 का रिलेशन मैट्रिक्स के थ्रू x1, y1 और z1 के साथ कैसा होगा। तो देखते हैं रिलेशन। x2 जो था x1 के इक्वल था, y2 जो था वो y1 के इक्वल था और z2 जो था वो माइनस z1 के इक्वल था। अब अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ लीनियर इक्वेशन के थ्रू तो ये बनता है 1x1 प्लस 0y1 प्लस 0z1। ये बनता है 0x1 प्लस 1y1 प्लस 0z1 और ये बनता है 0x1 प्लस 0y1 माइनस z1। अगर मैं इसको मैट्रिक्स में चेंज करता हूँ तो मैट्रिक्स मेरे पास बनती है ये वाली 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 1 एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद x1, y1 एंड z1। नाउ दैट थिंग इज इक्वल टू x2, y2 एंड z2। तो ये रिप्रेजेंटेशन है जब मैंने सिग्मा xy प्लेन को अप्लाई किया था। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे लगाया गया होता सिग्मा YZ प्लेन, तो जो हमारे होते कोऑर्डिनेट्स वो इस तरह से होते -1 0 0 0 1 0 0 0 1। और अगर यहाँ पे लगाया गया होता सिग्मा XZ प्लेन तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनती वो इस तरह से बनती 1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 1। तो यानी कि जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर वो प्लेन लगाया गया है उसी एक्सिस में हमारे को उसका काउंटर पार्ट दिखाई देगा। जैसे पहले वाले सिग्मा XY केस में जो सिग्मा XY था वो परपेंडिकुलर था Z के, तो इसलिए हमें वहाँ पे उसका माइनस Z पार्ट दिखाई दिया। ये वाला केस परपेंडिकुलर है X के, इसलिए हमें वहाँ पे एक माइनस X काउंटर पार्ट दिखाई दिया। और ये वाला केस परपेंडिकुलर है y के, इसलिए हमें उसका माइनस y काउंटर पार्ट दिखाई दिया। तो चलिए अब देखते हैं I
या इन्वर्जन ऑपरेशन में मैट्रिक्स किस तरह रिप्रेजेंट की जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इन्वर्जन ऑपरेशन के बारे में। तो इसका एग्जांपल देखते हैं पहले। तो मैं कोई कंपाउंड ले रहा हूँ जिसकी शेप मेरे पास प्रेजेंट है स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे मैं इन एल को नंबर दे देता हूँ। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो जब मैं यहाँ पे आई ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये सभी अपनी पोजीशंस इंटरचेंज करेंगे। तो ये बन जाएगा L3, ये L1, ये L2, ये L4। यानी कि जो अपोजिट है डायगनली वो अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है आई ऑपरेशन। मतलब इसमें एक्सिस अपने काउंटर पार्ट की तरफ जा रही है। जैसे तो एक्सिस बनाते हैं, ये x, ये z, ये y, ये इनके काउंटर पार्ट हो गए। -z, -x, -y। तो मैंने एक पॉइंट लिया r यहाँ पे स्पेस में। तो उसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 है, y1 है और z1 है। तो जब मैं इस पे i ऑपरेशन लगाता हूँ तो कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह चेंज हो जाते हैं। जो कोऑर्डिनेट पहले यहाँ पे था वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। यानी कि अब वो अपने काउंटर पार्ट की तरफ आ जाता है। ध्यान दे ज़रा यहाँ पे। तो अब ये चीज़ जो है इसमें जो r के कोऑर्डिनेट्स है वो है -x1, -y1 और -z1। तो अगर मैं इसको x2, y2 और z2 कह देता हूँ तो हमें अब ये देखना है कि इन दोनों में किस तरह का रिलेशन है मैट्रिक्स के थ्रू। तो जो x2 है वो बराबर है -x1 के, जो y2 है बराबर -y1 के और z2 बराबर है -z1 के। अब अगर मैं इसको दिखाता हूँ लीनियर इक्वेशन से तो ये बनता है -1x1 + 0y1 + 0z1। ये बनता है 0x1 -y1 एंड 0z1। और ये बनता है 0x1 0y1 और -z1। अगर मैं इसको मैट्रिक्स के थ्रू दिखाना चाहूँ तो ये बनता है -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 multiplied by the x1 y1 z1 and that thing will be equal to x2 y2 z2। तो ये हुआ हमारा आई ऑपरेशन। तो अब हम करेंगे CN ऑपरेशन के बारे में। यहाँ पे N जो है वो रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री बाय थीटा को। थीटा का मतलब है एंगल बाय विच रोटेशन अकर्स, यानी किसी भी एंगल से ही रोटेशन हो सकती है। तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं तो किस तरह का होगा। तो मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनाया है BF3। अब BF3 में इस एक्सिस के अलोंग जो सिर्फ बोरोन से पास हो रही है यहाँ पे एज यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पे लगाता हूँ C3 ऑपरेशन। तो जब मैं C3 ऑपरेशन यहाँ पे लगाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जो इनकी पोजीशन थी वो चेंज हो चुकी है लाइक दिस। तो ये चीज़ रोटेट हो चुकी है। अब इसमें रोटेशन हुआ है हमारा, मान लीजिए z एक्सिस के थ्रू। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं वो x एंड y के चेंज हुए हैं, z कोऑर्डिनेट पे फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जिस कोऑर्डिनेट के थ्रू मैं उसको या जिस एक्सिस के थ्रू मैं रोटेशन कर रहा हूँ उस एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा अदर टू कोऑर्डिनेट्स पे। और एक और बात, जो C3 है यहाँ पे, इसका मतलब थीटा जो यहाँ पे अप्लाई किया गया था वो 120 डिग्री था। यानी कि मैंने इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया है 120 डिग्री से वाया z एक्सिस। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं मैट्रिक्स के थ्रू एंड ग्राफिकली। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक्सिस बनाई है x, y एंड z। तो वहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए स्पेस में दैट आर x1, y1 एंड z1। तो अब मैंने z एक्सिस के थ्रू रोटेशन प्रोसीड करवाया। तो जब मैंने इसको z एक्सिस के थ्रू रोटेट किया तो मैंने ये देखा कि जो पोजीशन है कोऑर्डिनेट्स की वो थोड़ी चेंज हो जाती है। मान लीजिए कि वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो पोजीशन है वो x2 है, y2 है एंड z2 है।
लेकिन एक बात ध्यान रहेगी आपको, मैंने कहा था कि जिस एक्सिस के थ्रू मैं उसको रोटेट करवा रहा हूँ उस एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे Z1 जो है वो इक्वल है Z2 के। अब क्योंकि Z एक्सिस के कोऑर्डिनेट वही है, तो अब मैं अगर इसको सिंप्लिसिटी की तरीके से 2D प्लेन में दिखाना चाहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अब इस चीज़ को हम देखते हैं 2D प्लेन में, क्योंकि यहाँ पे Z कोऑर्डिनेट्स हमारे चेंज नहीं हुए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है एक 2D प्लेन XY प्लेन, जहाँ पर मैं दिखाता हूँ अपने पॉइंट को और उसके कोऑर्डिनेट्स है X1 एंड Y1। अब इस पॉइंट को मैं दिखाता हूँ एक R वेक्टर से, बल्कि ये R वेक्टर XY प्लेन में, तो इसको मैं कहूँगा RXY वेक्टर, जो कि एंगल बनाता है फाई विद दी X एक्सिस। अब जब मैं इसको Z एक्सिस के थ्रू रोटेट करूँगा, Z एक्सिस कहाँ पे होगी? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो जब इस एक्सिस के थ्रू रोटेशन किया जाएगा इस तरह से, तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो मान लीजिए कि वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये है RXY वेक्टर फिर से। अब पहले वो वेक्टर हमारा इस पॉइंट पर था X1 Y1 पे, जहाँ पे एंगल बन रहा था हमारे पास फाई। तो मान लीजिए उसने रोटेशन शो किया अल्फा एंगल से, तो ये एंगल इस वेक्टर जो पुराना था और नए वेक्टर के बीच जो एंगल बना है वो अल्फा बना है। तो चलिए अब एक बार हम X1 Y1 को रिप्रेजेंट करते हैं इस RXY वेक्टर की फॉर्म में। तो X1 जो है वो इक्वल होगा RXY वेक्टर कोस फाई के, और Y1 जो है वो होगा RXY वेक्टर साइन फाई के। अब क्योंकि इसमें फर्दर रोटेशन हुआ है अल्फा एंगल से, तो अब जो हमारा X2 है वो बन जाता है RXY वेक्टर कोस फाई प्लस अल्फा, और जो Y2 हमारा है वो बन जाता है RXY वेक्टर साइन फाई प्लस अल्फा, और जो Z2 था वो तो Z1 के बराबर ही रहेगा, हम ये बात पहले ही कर चुके हैं। अब ज़रा इस चीज़ को हम ओपन करते हैं। तो जब मैं इस चीज़ को ओपन करता हूँ तो ये मुझे मिलता है RXY वेक्टर कोस A कोस B होता है, कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। फॉर्मूला ओपन हो गया। अब ध्यान दीजिए RXY कोस फाई किसके बराबर है? X1 के, तो ये बन जाएगा X1 कोस अल्फा माइनस ये बन जाएगा Y1 साइन अल्फा। इसी तरह हम ओपन करते हैं Y2 को भी, तो Y2 हमारे पास होता है RXY वेक्टर साइन फाई प्लस अल्फा। तो ये ओपन किस तरह होगा? ये ओपन होगा RXY वेक्टर कोस फाई साइन अल्फा प्लस RXY वेक्टर साइन फाई कोस अल्फा। तो ध्यान दीजिए R कोस फाई फिर से क्या हमारे पास आता है X1, तो ये X1 साइन अल्फा बन जाएगा प्लस ये हमारे पास क्या बनता है Y1, तो Y1 कोस अल्फा। तो इसका मतलब ये है अब कि जो X2 है वो बराबर है X1 कोस अल्फा माइनस Y1 साइन अल्फा के, एंड Y2 बराबर है X1 साइन अल्फा प्लस Y1 कोस अल्फा के, और Z2 किसके बराबर था? Z1 के। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इस चीज़ को हम शो करते हैं मैट्रिक्स के थ्रू। तो जो अभी हमने सोल्व किया वो कुछ इस तरह दिखाई देगा हमें। अब अगर मैं इसमें Z पार्ट भी शो कर देता हूँ तो ये बनेगा 0Z1 प्लस 0Z1 यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0X1 प्लस 0Y1। तो अब इसकी अगर मैं मैट्रिक्स शो करता हूँ तो वो क्या से बनेगी वो देखते हैं हम ज़रा। दैट विल बी X1 कोस अल्फा माइनस Y1 साइन अल्फा एंड 0Z1, ये बनेगा X1 साइन अल्फा Y1 कोस अल्फा और 0Z1, और ये बनेगा 0X1 0Y1 और Z1। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ मैट्रिक्स में तो ये बन जाता है कुछ इस तरह से कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा
cos alpha 0 0 0 1 and that will be multiplied with x1 y1 z1। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुई हमारी सी जेड एक्सिस की, जब मैंने इसको जेड एक्सिस के थ्रू रोटेट किया विद दी अल्फा एंगल। तो अब हम नेक्स्ट शो करेंगे एस एन को बाय मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए अब बात करते हैं फोर्थ ऑपरेशन एस एन की। अब एस एन ऑपरेशन कैसे अप्लाई होता है, तो पहले हम अप्लाई करते हैं सी एन ऑपरेशन। सी एन ऑपरेशन के बाद परपेंडिकुलरली हम उस पर अप्लाई करते हैं सिग्मा ऑपरेशन। मतलब जिस एक्सिस से सी एन ऑपरेशन लगाया गया है उसी एक्सिस के परपेंडिकुलरली हम वहाँ पे सिग्मा ऑपरेशन लगाते हैं। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं एग्जाम्पल से। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ मीथेन का। तो ये है मेरे पास मीथेन। अब मैं इसको नंबर दे देता हूँ। तो ये H1 H2 H3 H4। तो अब पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ C4 ऑपरेशन इस एक्सिस से। तो इस एक्सिस को मैं रोटेट करूँगा इस तरह से। तो व्हेन आई रोटेट दैट, तो क्या होगा कि जो H2 था वो H2 तो मेरे पास आगे आ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से ये H2 मेरे पास आगे आ गया, और जो H1 था वो चला जाएगा पीछे की तरफ। और जो हमारे पास H4 H3 थे वो हमारे पास प्लेन में आ जाएंगे। अब इसी एक्सिस के जो मैंने यहाँ पे लगाई एंड मैंने इसको रोटेट किया इस तरह से, अब इसी एक्सिस के परपेंडिकुलर में सिग्मा प्लेन लगा देता हूँ। तो व्हेन आई अप्लाई सिग्मा प्लेन, तो वो प्लेन कुछ यहाँ से पास होगा इस तरह से, जिससे ये आपस में रिफ्लेक्शन शो करेंगे एंड दैट विल फॉर्म दिस स्ट्रक्चर। तो H4 ऊपर आ जाएगा, H3, ये H2 हो गया, ये H1 हो गया। अब अगर यहाँ पे H's के सिंबल या नंबर नहीं लिखे होते तो इन दोनों को आपस में डिस्टिंग्विश करना इम्पॉसिबल होता। तो ये कंप्लीट जो है यहाँ पे, इसे मैं कहूँगा S4 ऑपरेशन या SN ऑपरेशन। तो SN क्या है? CN देन परपेंडिकुलर सिग्मा। तो अब इसी चीज़ को हम समझते हैं मैट्रिक्स के थ्रू ज़रा। तो अब हम देख लेते हैं SN को मैट्रिक्स के थ्रू। हम ये जानते हैं SN जो है वो CN और परपेंडिकुलर सिग्मा का मिक्सचर है, और रोटेशन जो मैंने किया है वो Z एक्सिस के अलोंग किया है। तो जो परपेंडिकुलर है वो Z के परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब सिग्मा हमारा XY प्लेन में होगा। तो CN के लिए जो मैट्रिक्स हमारे पास बनी थी वो ये थी, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0 0 0 1। और सिग्मा XY के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स बनी थी दैट वाज 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। तो मैंने एक बात पहले बताई थी कि जिस एक्सिस के परपेंडिकुलरली हम सिग्मा ऑपरेशन लगाते हैं उसी एक्सिस का काउंटर पार्ट हम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने Z एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑपरेशन को लगाया है, तो Z एक्सिस का काउंटर पार्ट -Z हमने यहाँ पे लिखा है। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो मेरे पास जो SN की मैट्रिक्स निकल के आती है वो इस तरह से होती है, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0 0 0 -1। तो ये बनी हमारे पास SN के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो ये था हमारे पास लेक्चर कि हम सिमेट्री ऑपरेशंस को मैट्रिक्स में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग। स्टे हेल्दी, बी सेफ।